हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ताजमहल में गुस्ल की रस्म के साथ शाहजहां का उर्स शुरू हुआ, यह रस्म कितने दिन की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन की। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन के मध्य चल रही जंग के बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए देश में कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गंगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 2021 के सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा के। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक्स कोबरा वॉरियर 22 हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अभी जो है थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उमंग ऐप पर पंजीकरण के मामले में रामपुर मंडल में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले ही स्थान पर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ के लिए लाभार्थी द्वारा खुद पंजीकरण कराने के लिए शुरू की गई उमंग ऐप पर रामपुर में लाभार्थी बड़ी संख्या में पंजीकरण करा रहे हैं। उमंग ऐप पर पंजीकरण के मामले में रामपुर को प्रदेश में 8वां और मंडल में पहला स्थान मिला है। जिले में उमंग ऐप पर इस साल अब तक 11,241 गर्भवती महिलाएं पंजीकरण करा चुकी हैं। इस ऐप पर फिलहाल 19 राज्यों के 76 विभागों की 380 सेवाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ के लिए जो लाभार्थी हैं उन्हें पंजीकरण कराने के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया गया है। कौन सा? तो उमंग ऐप पर। इस पर उनको पंजीकरण कराना है। तो इसमें जो रामपुर है ये प्रदेश में 8वें स्थान पर रहा उमंग ऐप पर पंजीकरण कराने के मामले में, और मंडल में अगर देखा जाए तो ये पहले स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही उत्तर प्रदेश में अमेरिका और चीन की कंपनियां प्रोडक्शन शुरू करने जा रही हैं। इससे कुल कितने लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15,500 लोगों को। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा
पिटारा खुलने वाला है। अमेरिका की कौन सी कंपनी है? तो एवरी डेनिसन प्राइवेट लिमिटेड पैकेजिंग कंपनी, और चीन की है मोबाइल कंपनी वीवो। ये जो है ग्रेटर नोएडा में कंपनियों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है। जल्द ही दोनों कंपनियों में प्रोडक्शन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चुनावी आचार संहिता हटते ही इन्हें अनुमति मिल जाएगी, जिसके बाद दोनों कंपनियों को चालू कर दिया जाएगा। ये कंपनियां शुरुआती दौर में 15,500 लोगों को रोजगार देंगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अमेरिका की और चीन की जो कंपनियां हैं वो अपना कार्य शुरू कर रही हैं, और ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसके बाद जो चुनाव खत्म होगा इसके बाद ये कंपनियां अपना जो काम है वो शुरू कर देंगी, यानी अपना जो प्रोडक्शन काम है वो शुरू कर देंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका की कौन सी कंपनी है? तो एवरी डेनिसन प्राइवेट लिमिटेड पैकेजिंग कंपनी, और चीन की है मोबाइल कंपनी कौन सी? तो वीवो। ठीक है, ध्यान रखना है जो मोबाइल कंपनी वीवो है ये चीन की है, जो कि ग्रेटर नोएडा में अपना प्रोडक्शन कार्य जो है वो शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की। ग्लोबल फायर पावर ने एक लिस्ट जारी की है। ग्लोबल फायर पावर ने अपनी इस लिस्ट को तैयार करने के लिए करीब 50 फैक्ट्स के आधार पर दुनिया के सैन्य ताकतों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा जो जारी आंकड़े हैं उसके अनुसार ये बताया गया कि अमेरिका की जो सेना है ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। रूस के पास अगर देखा जाए तो ये दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है। ध्यान रखना है अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए कि किस देश की सेना तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, तो ये है चीन की। चीन की सेना जो है ये तीसरे नंबर पर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सेना जो है ये चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। और दोस्तों रूस का जो सामना कर रहा है यूक्रेन, इसको टॉप 20 में भी जगह नहीं मिली, यानी जो यूक्रेन है ये 22वें नंबर पर रहा। यानी यूक्रेन की जो सेना है ये 22वें नंबर पर सबसे शक्तिशाली है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने एक लिस्ट जारी की है और उसके अनुसार ये बताया है कि दुनिया की सेना जो है वो कौन से देश की किस स्थान पर है। इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर है हमारा देश भारत। और जो यूक्रेन है जिस पर अभी रूस ने हमला किया है और जो यूक्रेन है वो सामना कर रहा है रूस से, तो ये जो है 22वें नंबर पर रहा है। दोस्तों अमेरिका की अगर बात की जाए कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है अमेरिका के पास, तो अमेरिका के पास कुल कितने सक्रिय सैनिक हैं? तो 14 लाख से ज़्यादा अमेरिका के पास सक्रिय सैनिक हैं। और जो अमेरिका है इसका जो सुरक्षा पर बजट है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और 2020 में अमेरिका ने अपने सुरक्षा बजट पर $700 बिलियन खर्च किए थे। ये चीज़ अमेरिका से संबंधित ध्यान रखनी है। बात की जाए रूस की, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, तो रूस के पास कितने सक्रिय सैनिक हैं? तो 8,50,000 सक्रिय सैनिक हैं रूस के पास। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रूस के पास 8,50,000 सक्रिय सैनिक हैं और जो रूस का रक्षा बजट है वो $46 अरब है। ठीक है, ध्यान रखना है $46 अरब जो है रूस का रक्षा बजट है। इसके अलावा रूस के पास 772 लड़ाकू विमान हैं और इसके अलावा 4,100 से अधिक उसके पास विमान हैं। बात की जाए चीन की, जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना है, तो चीन के पास 20 लाख से ज़्यादा सक्रिय सैनिक हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो चीन है इसके पास 20 लाख से ज़्यादा सक्रिय सैनिक हैं। और दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर सैनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो रूस है, रूस के पास सक्रिय सैनिक कितने हैं? तो वो हैं 8,50,000। जो अमेरिका है इसके पास 14 लाख और जो चीन है उसके पास 20 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। अब अगर बात की जाए हमारे देश भारत की कि भारत के पास कितने
सक्रिय सैनिक हैं, तो भारत के पास 14 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और जो भारत का बजट है वो कितना रहता है, तो रक्षा बजट जो है करीब 5.25 लाख करोड़, ये भारत का रक्षा पर बजट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, और पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर जो देश हैं इनके नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। और जो यूक्रेन है इसकी रैंकिंग भी आपको काफ़ी तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 8 पदक। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में अभियान का समापन 8 पदकों के साथ किया, जिसमें 6 स्वर्ण और 1 रजत और कांस्य शामिल हैं। यानी दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत जो है अभी सिंगापुर में जो भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता चल रही थी 2022 की, तो उसका समापन हुआ है और भारत ने इसमें कुल मिलाकर के 8 पदक जीते हैं, जिसमें से भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। सिंगापुर इंटरनेशनल के लिए पंजीकरण कराने वाले 8 भारतीय भारोत्तोलकों में से प्रत्येक ने पदक जीते और जुलाई अगस्त में होने वाले बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्थान हासिल किया। भारत के पास अब बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए कुल 12 भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता है वहाँ पर भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो कुल मिलाकर के भारत ने 8 पदक इसमें जीते हैं। और अब जो है बर्मिंघम में जो होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, उसके लिए 12 भारतीय भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन है, पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। मेडिकेगो इंक की 2 खुराक वाली वैक्सीन 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों को दी जा सकती है। और ये जो मेडोइक इंक है ये जो है मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायोफार्मा कंपनी है, ठीक है, जहां पर इस वैक्सीन को तैयार किया गया है, प्लांट आधारित वैक्सीन को। वैक्सीन को अधिकृत करने का निर्णय 24,000 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित था, जिसमें दिखाया गया था कि कोविड-19 को रोकने में वैक्सीन की प्रभावकारिता दर 71% है। हालांकि परीक्षण ओमिक्रॉन संस्करण के उभरने से पहले किए गए थे। इस वैक्सीन को नाम क्या दिया गया है, तो ध्यान रखना है कोविफेंस इस वैक्सीन को नाम दिया गया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा में जो है ये पहला देश बन गया है प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को खोजने वाला यानी बनाने वाला, ठीक है, ये पहला देश है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कनाडा की कैपिटल क्या है, तो ओटावा कनाडा की कैपिटल है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। और कनाडा की करेंसी क्या है, तो ध्यान रखना है कैनेडियन डॉलर कनाडा की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राफेल नडाल ने। टेनिस में राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता है, जिसे किस नाम से और जाना जाता है, तो अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है। किसे? मैक्सिकन ओपन को अकापुल्को खिताब के नाम से भी जाना जाता है। यह उनके करियर का 91वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा खिताब है। 2005, 2013 और 2020 में पिछला खिताब जीतने के बाद यह चौथी बार है जब राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है। पुरुषों के डबल खिताब विजेता फेलिसियानो लोपेज जो कि स्पेन के हैं और स्टेफानोस सितसिपास जो कि ग्रीस के हैं, उन्होंने पुरुषों के डबल खिताब विजेता रहे। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टेनिस स्टार हैं राफेल नडाल, इन्होंने जो है मैक्सिकन ओपन 2022 का
एकल खिताब जीत लिया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिको ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता, तो ध्यान रखना है राफेल नडाल ने। और दोस्तों यहाँ पर अगर इस नाम से भी पूछ लिया जाए कि अकापुल्को 2022 का खिताब किसने जीता, तो वो भी किसने जीता, राफेल नडाल ने, क्योंकि अकापुल्को खिताब जो है इसे ही कहा जाता है मैक्सिकन ओपन को। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपको इस डेली करंट अफेयर के वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको यूपी एग्जाम क्रेजर शो करेगा, तो उसको आपको फॉलो कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आप खबरी ऐप पर जुड़ जाएंगे और इसके बाद जो भी मैं डेली करंट अफेयर का ऑडियो रिवीजन अपलोड करूंगा तो वो सारे ऑडियो रिवीजन आप सुन सकते हैं और 3 से 4 मिनट में आप इसका रिवीजन जो है वो ऑडियो के माध्यम से कर सकते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोकपाल ऐप को। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है और यह जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा। यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस नाम से? तो लोकपाल ऐप जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भयंकर युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने मानद अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया है। खेल के अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने यह जानकारी दी है। ब्लैक बेल्ट धारक पुतिन 8वें डैन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी बने थे, जो खेल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। लेकिन आईजेएफ ने अब रूस के हमले के बाद पुतिन की भूमिका को निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो रूस है वो लगातार यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, यानी मिसाइल से लेकर के गोला बारूद जो है वो रूस यूक्रेन के ऊपर दाग रहा है। इसके चलते जो है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने जो व्लादिमीर पुतिन हैं इन्हें मानद अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया है, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है ये अभी अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के अध्यक्ष पद पर थे। तो इन्हें जो है इस पद से हटा दिया गया है। और किस वजह से हटाया है? तो इसी वजह से क्योंकि रूस जो है वो लगातार यूक्रेन पर आक्रमण करते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है। और ये अभियान जो है क्यों शुरू किया गया है? तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में मंत्रालय ने जो है भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया है। और दोस्तों जो भाषा संगम मोबाइल ऐप है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए इस
एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था भाषा संगम मोबाइल ऐप, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए अभी जो है शिक्षा मंत्रालय की ओर से भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना है, अगर ये पूछा जाए कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान जो है ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूस की। हाल ही में यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में अमेरिका और यूरोपीय आयोग ने कुछ रूसी बैंकों को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया। इस कार्रवाई का इरादा रूस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलग करना है। रूस के खिलाफ यह कार्रवाई अभी केवल आंशिक रूप से लागू की गई है। इसके तहत केवल कुछ रूसी बैंकों को कवर किया गया है। इसे पूरे देश में प्रतिबंध के रूप में विस्तारित करने के विकल्प को अमेरिका और उसके सहयोगी आगे बढ़ने वाले कदम के रूप में अभी रोक रहे हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो इसी के विरोध में जो अमेरिका और यूरोपीय आयोग है उसने कुछ रूसी जो बैंकें हैं उन्हें स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बाहर करने का बयान जारी किया, यानी स्विफ्ट मैसेजिंग जो सिस्टम है उससे बाहर कर दिया है। अब दोस्तों स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो है, स्विफ्ट प्रणाली है, ये है क्या, यानी इसका काम क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों स्विफ्ट विश्वसनीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन देन के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई देश एक देश से दूसरे देश में कोई लेन देन किया जाता है धन को लेकर के, तो वहां पर स्विफ्ट की जो स्विफ्ट कोड होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी दूसरे देश से कोई पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है, कोई पैसा अगर आपका ट्रांसफर होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो वहां पर आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी को जो है अभी जो कुछ बैंकें हैं रूस की, तो वहां पर स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से उनको बाहर कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, तो इससे जो है रूस को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समस्या हो सकती है। रूस के जो प्रमुख संसाधन हैं उनके व्यापार, विशेष रूप से तेल और गैस का जो निर्यात है उसका भुगतान जो है वो पूरी तरह से स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित है। अब इसके बंद हो जाने से स्विफ्ट को काफ़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति को फ्रीज कर देगा, जिससे रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग युद्ध से संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं कर पाएगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो रूस को इससे हो सकती हैं। और ये क्यों किया गया है, तो इसलिए कि जो रूस है वो यूक्रेन पर अपना हमला बंद कर दे, तो इसी को लेकर के ये किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में स्विफ्ट जो मैसेजिंग सिस्टम है इससे किस देश की बैंकों को बाहर किया गया है, तो रूस की बैंकों को। तो दोस्तों ये थे 1 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, लगातार 8वें साल कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।